नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या मोदी का रोड शो ही भाजपा की हार की वजह बन जाएगी? मोदी ने एक रोड शो करके बहुत बड़ी गलती कर दी है क्या? और क्या वो जो दिखावे वाली कैमरा एक्शन वाली हैबिट है मोदी की, उसी ने मोदी का या कहें भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज भाव के साथ चर्चा में ये सारा विषय समझो। आज देश में एक बड़ा इवेंट हो रहा है, आप सबने देखा होगा, भाव आपने देखा, बड़ा इवेंट हो रहा है देश में। स्पेन के प्रमुख आए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं भारत, और उनके साथ एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं मोदी जी। रोड शो गुजरात में हो रहा है और इस रोड शो में टाटा एयरबस C295 विमान का प्लांट जो है, उसका उद्घाटन जो था, उसी मौके पर इस रोड शो की प्लानिंग यानी इस इवेंट की प्लानिंग हो गई। लेकिन इस रोड शो के बाद जो बड़ा सवाल पड़ोस में खड़ा हो रहा है, चुनावी राज्य महाराष्ट्र में, ये प्लांट C295 एयरबस का जो प्लांट था, क्या ये प्लांट महाराष्ट्र से चुरा करके गुजरात ले जाया गया? कौन था इस चोरी में? और जब एयरबस की बात होगी, C295 की बात होगी, तो चिप की भी बात होगी। चुनाव के समय महाराष्ट्र में जब चुनाव है, उस वक्त गुजरात में ये रोड शो करके महाराष्ट्र के लोगों के जख्मों को कुरेद दिया है दरअसल मोदी जी ने। सवाल ये है, और जब जख्मों को कुरेदा है, तो क्या महाराष्ट्र के लोग बटन दबाते समय इन जख्मों की टीस महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? जलन होगी कि नहीं होगी? भाव देखिए आशीष, पूरा महाराष्ट्र इस अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। सवाल प्रोजेक्ट जाने का आने का नहीं, सवाल कर्जा होने का जाने का नहीं, सवाल लाडली बहना का नहीं, सवाल गो माता राजमाता का नहीं, सवाल मराठी अस्मिता का है। बाला साहेब ठाकरे ने यदि राजनीति में प्रवेश किया तो वो मराठी अस्मिता को लेके किया था, हिंदुत्व को लेके नहीं। और मराठी का क्यों, मैं एक बार फिर से, मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन इस पूरा बैकग्राउंड मुझे एक बताना होगा। सवाल यह है कि जब भाषाई राज्य बने हमारे देश में, तो महाराष्ट्र का गठन जो है बड़ा अजीब हुआ। महाराष्ट्र का गठन पहले एक मुंबई राज्य हुआ करता था, जिसमें गुजरात भी था, मुंबई भी था, पश्चिम महाराष्ट्र भी था, कोंकण भी था, और कुछ उत्तर महाराष्ट्र का हिस्सा था, नासिक तक का। तो जब गुजरात अलग हुआ और महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग अलग हुआ, जिसमें पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र का नासिक और आसपास के सब तमाम एरिया जो गुजरात को लग के है, वो जब अलग हुआ तो राजधानी का झगड़ा हुआ। जैसा तेलंगाना और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद एक झगड़े का जड़ थी, वैसे महाराष्ट्र में मुंबई किसके कब्जे में जाएगी। गुजरात चाहता था कि मुंबई उसको मिले, मराठी आदमी चाहता था कि मुंबई महाराष्ट्र को मिले, क्योंकि वो मराठों की भूमि थी, मराठी की। मैं मानता हूं, इतिहास गवाह है कि मराठों ने कुछ मुंबई में कुछ किया नहीं, लेकिन मुंबई की जो ओरिजिनल ओनरशिप है वो हमारे जो मल्लाह जिसे कहते हैं आप उत्तर प्रदेश में, जो कोई कहते हैं, हमारे फिशरर्स जो मछली या नाव में जाके जो काम करते हैं, उन लोगों का कब्जा था मुंबई के तमाम छोटे छोटे जो बेट थे। बाद में पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, इन्होंने एक किया और मुंबई शहर की संरचना हुई। लेकिन मुंबई ये मराठों की थी, मराठी की थी, और महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए। इसलिए जबरदस्त संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष के चलते 107 लोगों ने जाने गंवाई मुंबई में। पुलिस फायरिंग हुई, 107 लोगों के शहादत की कीमत है मुंबई। और वो मुंबई जब से महाराष्ट्र को मिली, तब से गुजरात और महाराष्ट्र का ये विवाद कंटिन्यू चल रहा है। गुजराती बाय एंड लार्ज हमेशा प्रयास करते हैं कि महाराष्ट्र को नीचा दिखाया जाए। गुजरात के भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के ही चलते ये फायरिंग वायरिंग हुआ था। मोरारजी देसाई सबसे बड़े विलन माने जाते थे महाराष्ट्र में, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे देश को अपना लिया, फिर गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं समझा। तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री होते हुए भी कभी महाराष्ट्र पे अन्याय नहीं।
लेकिन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार केंद्र में आई, तब से कहीं ना कहीं मुंबई को लेके एक लगातार खच्चीकरण का एक नीति चल रही। लेकिन मुंबई में कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार थी, तो वो कम से कम 2014 के बाद जो भी सरकारें आई, वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे, एक शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, तब एकनाथ शिंदे को तोड़कर, वहां से अजित पवार को तोड़कर जब इन्होंने अपनी सरकार बनाई, तो उसके बाद हमारे ये तमाम नेता, क्योंकि अजित पवार जी के पास 40 विधायक, एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक, दोनों मिलके भी 80 विधायक होते तो का 13 ना 3 ना 13 में, जब तक 103 से लेके 106 के रेंज में जो विधायक थे बीजेपी के, वो जब तक साथ नहीं देते तब तक वो सरकार में नहीं आते। लेकिन महाराष्ट्र के मराठी इतिहास को, आप महाराष्ट्र का इतिहास देखिए, मराठों का इतिहास देखिए, या मराठी इतिहास कहिए उसको, उस इतिहास में एक जो कलंक है हमेशा, वो गद्दारी का रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी, वो मुसलमानों से या मुगलों से या निजामों से ज्यादा उन्हें अपने लोगों से लड़नी पड़ी। संभाजी महाराज, जिन्होंने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा, सारी लड़ाइयां आमने सामने लड़ी, ऐसा शूरवीर योद्धा गद्दारी के चलते मुगलों के हाथ लगा। ये महाराष्ट्र को अभिशाप है। यही गद्दारी आपको शिवसेना में भी दिखाई दी, यही गद्दारी। और ये गद्दारी मैं इसलिए कहता हूं, यदि महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए अलग होके यदि लड़ते तो शूरवीर कहलाते। ये दिल्ली के तख्त के सामने जाके जब पूंछ हिलाने लगे, जब अपने घुटने टेक के कुर्निसात करने लगे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने आगरा के दरबार में औरंगजेब के घर में घुस के उसको ललकारा था, और जब उनको अरेस्ट किया गया तो वो वहां से फरार होकर महाराष्ट्र पहुंचे। ये इतिहास कोई नया नहीं, मतलब है कोई अपना मनगढ़ंत नहीं है, इतिहास है, साक्ष्य है इसके। तो तब से ये गुजरातियों का नजर है कि महाराष्ट्र का खच्चीकरण कैसा करना। सबसे पहले मुंबई के कई ऑफिसेस गुजरात शिफ्ट हो गए। गुजरात में एक नई गिफ्ट सिटी बन रही है, उसे एक फाइनेंशियल हब पूरे देश का बनाने का एक सपना है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि देश की वित्तीय राजधानी कौन सी, तो लोग कहते हैं मुंबई। द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज बॉम्बे, मुंबई। वो तगमा मुंबई से हटाना है। आप मुंबई छीन नहीं सकते, तो मुंबई को खोखला कर दीजिए। इसके चलते आपने पोर्ट डेवलप किए, बहुत सारा पोर्ट का बिजनेस मुंबई के सी पोर्ट से हटके गुजरात के सी पोर्ट अडानी सेठ के गले में डाल दिए। यहां तक कि कुछ चीजें लॉजिस्टिकली गलत पड़ती है, दूर पड़ती है, फिर भी उस पोर्ट पे सरकार का काम जा रहा है और ये पोर्ट खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद कई ऑफिस है, आने वाले समय में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे देश का माना जाता है, वो भी चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। फॉरवर्ड ट्रेडिंग के मार्केट चले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। कई सरकारी उपक्रमों ने अपने ऑफिस गुजरात शिफ्ट किए। और उसके बाद जब दो बड़े प्रोजेक्ट, एक टाटा का जिसका आज आप जिक्र कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट, और एक वेदांता का प्रोजेक्ट, जब ये महाराष्ट्र को मिलने वाला था, महाराष्ट्र की सरकार के पत्र, 4 सारे पत्र मार्केट में आ गए हैं, इसमें सारी चीजें खुली हुई है। इसमें यदि कोई कहता है कि वो महाराष्ट्र में नहीं आ रहे, तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। वो गुजरात लेके गए। मैं जानता हूं केंद्र सरकार के मायने क्या है। केंद्र सरकार यदि किसी निवेशक को ये कहे कि आप गुजरात में जाइए, तो उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि यदि वो महाराष्ट्र में आता तो उसकी इतनी तकलीफ हो जाती, शायद उसकी फैक्ट्री चालू ही थी। तो वो दोनों प्रोजेक्ट गुजरात गए। तब जब देखा कि जनता का आक्रोश बहुत ज्यादा है, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र से एक वादा किया था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से स्वयं ये बात हुई, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि महाराष्ट्र चिंता ना करे, इससे भी बड़े प्रोजेक्ट मैं महाराष्ट्र को देने जा रहा हूं। अब चुनाव अनाउंस हो गए हैं, 20 तारीख को वोटिंग है। वही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं दिया इस गुजराती लॉबी ने। यदि महाराष्ट्र में कोई निवेश उसके बाद भी आया है, तो वो उद्योगपतियों का आया है, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें ज्यादा अच्छा, सुविधाजनक और लॉजिस्टिकली महाराष्ट्र खुलता है। ये कोई बड़ा इन्होंने गेम नहीं किया कि भाई चलो बड़ा दिल खोल के कि इधर का प्रोजेक्ट उधर ले जाए। हमारा फूड पार्क चला गया, और जब ये प्रोजेक्ट चला गया महाराष्ट्र से गुजरात, मैं इसमें कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट हाईजैक किया गया, महाराष्ट्र में डकैती हुई। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट गुजरात के चुनाव के
एंड पहले चले गए और चुनाव में इसको कैश किया गया। चुनाव में भाषणों में कहा जाता था कि देखिए मोदी जी ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से लेके आए। जो महाराष्ट्र के बच्चों के मुंह का निवाला जो छीना है, आज महाराष्ट्र के भूखे बच्चे देख रहे गुजरात की तरफ, और आज जब इतराते हुए वो सजी हुई थाली लेके जब रोड शो में निकलेंगे प्रधानमंत्री जी, तो महाराष्ट्र का युवक सोचने के लिए मजबूर होगा, महाराष्ट्र का बेरोजगार सोचने के लिए मजबूर होगा। महाराष्ट्र लोग कहते हैं कि क्या नुकसान हुआ। आज आप इमेजिन करिए जो प्लेन वहां से बिकेंगे उसका जीएसटी किसको मिलेगा? जीएसटी कितना मिलेगा? जीएसटी का कितना नुकसान, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है महाराष्ट्र का। ये नुकसान का आकलन कोई होने नहीं देता। और ये जो रोड शो है, ये रोड शो सही में कहा तुमने, ये उदेर नहीं रहा है जख्मों को, ये जख्म आज भी हरे हैं महाराष्ट्र में। उन जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है इस रोड शो से। सारे गुजराती आज इतरा रहे हैं। मैं किसी प्रदेश के लोगों के खिलाफ नहीं हूं आशीष, मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में भी गुजरातियों का योगदान है, लेकिन जो मुंबई में गुजराती है वो अपने आप को मराठी मानते हैं, ना कि वो गुजरात से रिलेटेड। आज मैं ऐसे कई पंजाबी सरदार देखता हूं और बड़ा अजीब लगता है कि कोई पग पहने हुए सरदार, जिनका मैंने दिल्ली में पंजाबी लहजे में हिंदी बोलते हुए देखा, जब वो सरदार शुद्ध मराठी बोलता है तो मैं ताज्जुब देखते रहता हूं कि मुझसे भी अच्छी शुद्ध उच्चारण इसके कैसे है। तो बोलता है मेरी चौथी पांचवी पीढ़ी है महाराष्ट्र में, मैं यहीं पैदा हुआ। कपिल शर्मा का एक शो देख रहा था मैं, उसमें अनुष वो दांडेकर करके एक एक्ट्रेस है, वो बेचारी विदेश में पढ़ी है, भारत में आई तो उसको हिंदी थोड़ी कम आती है, मराठी बॉर्न है, तो वो और साथ में एक और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी बैठी हुई थी, और जब बात हुई तो उन्हें कहा कि आपको अंग्रेजी आती, आपको हिंदी नहीं आती, आप भारत की फिल्मों में काम करते हैं, आप हिंदी नहीं आती। कपिल शर्मा ने उसकी खिंचाई की, तो उसने कपिल शर्मा को मराठी ने पूछा कि तू मराठी येतं का रे तुला? तू मुंबईत राहतो ना, मुंबईत काम करतो ना, तुला मराठी येत नाही? और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने एकदम शॉक किया, बोले बाप रे, तुम्हें मराठी नहीं आती? मुझे मराठी आती। आज कितने बड़े बड़े हिंदी के एक्टर्स हैं, मैं देखता हूँ, जब उनसे कहीं मिलने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, क्योंकि वो मराठी अपने आप को मराठी मानते हैं, महाराष्ट्रियन मानते हैं, उनका वोट है महाराष्ट्र में। धर्मेंद्र ने यदि पैसा कमाया होगा तो धर्मेंद्र ने पंजाब के लिए किया होगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उन्होंने स्टूडियो बनाए, साउंड स्टूडियो बनाए, फिल्मों में पैसा डाला, उससे कई लोगों को रोजगार मिला। जो यूपी बिहार के लोग हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, मुझे गर्व है उनपे, मैं उनको मराठी मानता हूँ, महाराष्ट्रियन मानता हूँ। भाषा मराठी नहीं होगी लेकिन वो भी अच्छी मराठी बोल लेते। ऐसे कई यूपी के नेता हैं जो वहां पे सब्जी बेचते बेचते नेता बन गए और आज मंत्री बन के बड़े कद पे है। ये बात अलग है कि फिर उनको उत्तर प्रदेश की याद आ गई और उत्तर प्रदेश में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और हारा। क्या करे बेचारे, वो भी ईडी के पीड़ित थे। हाँ, कृपाशंकर सिंह की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कृपाशंकर सिंह बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है, मुंबई में उन्होंने, वो विधायक बने, वो मंत्री बने, गृह राज्य मंत्री थे। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप प्रधानमंत्री होने के नाते आपके लिए हर राज्य एक है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री देश के हैं, गुजरात के नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो गुजरात पहले फिर देश बाद में, इस थ्योरी से चलते हैं। तो ये राज्य की अस्मिता होनी चाहिए, मैं मानता हूं। मैं मराठी हूं, मुझे गर्व है मराठी होने पे, महाराष्ट्रियन होने पे गर्व है, लेकिन मुझे उतना ही गर्व मेरे दिल्ली पे भी है। 30 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मेरे बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ है, मैं दिल्लीकर कहलाता हूं अपने आप को, मेरे रूट्स महाराष्ट्र में है। लेकिन कभी मराठी महाराष्ट्र की और दिल्ली का इंटरेस्ट क्लैश हो जाए तो मैं दिल्ली के लिए काम करूंगा, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसे भी इतने क्या बोलते कमजोर जिनका विजन है, जो उस गुजरात से निकल ही नहीं पाए।
नहीं, उसका मकसद हो गुजराती अस्मिता की वो इज्जत करते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन फिर मैं निषेध करता हूँ। ये देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने गृह राज्य के बारे में सोचेगा, ये गलत है। नहीं नहीं, अस्मिता अस्मिता में उसी पर मैं थोड़ा सा फैक्ट भी अब रख दूं। ये फैक्ट इसलिए जरूरी है कि ठीक है, गुजराती अस्मिता पर गर्व है, होना चाहिए, नहीं होता तो बड़ा सवाल था, होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं ना कि हमको हमको अपने परिवार पर गर्व है तो हम पड़ोसी की रोटी छीन लेंगे, उसकी थाली छीन लेंगे। ये नहीं ना है कि हमें अपना हमारे परिवार पर गर्व है। मैं तारीख से बताता हूं। अभी जब ये चर्चा आई है एयरबस की, तो उसके साथ जून 2022 में वेदांता, अनिल अग्रवाल का जो वेदांता ग्रुप है, उसने ताइवान के जो है साथ एक समझौता किया और फॉक्सकॉन ने 1.63 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया पुणे के तालेगांव में प्लांट लगना था। योजना तालेगांव की थी। तळेगांव नाम है, उस तळेगांव में जमीन आइडेंटिफाई हो गई थी, जमीन अलॉटमेंट के कागज मूव हो चुके थे, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था। नहीं, और वजह भी थी, वेदांता ने वजह भी थी, उसके पास वजह ये थी कि मुंबई में जो उसका ऑफिस है वेदांता का, वो मुंबई में है, उसके लिए ओवरऑल ऑपरेशन अच्छा था। लेकिन 4 महीना जून में हुआ, जून जुलाई अगस्त सितंबर 2022 में फिर से घोषणा हुई और फॉक्सकॉन का प्लांट गुजरात में ले जाने का ऐलान हो गया। बताइए, 4 महीने के भीतर आपने निवाला, या तो पहले गुजरात जाता, सोच विचार के फैसला होता, गुजरात महाराष्ट्र के सामने से आपने थाली रखी हुई, परोसी हुई थाली, उसमें से चटनी सलाद कुछ उठाता महाराष्ट्र का आदमी, उससे पहले थाली खींच ली। ये थाली खींचना है, जख्म या अपमान है, बेइज्जती है, पूरे महाराष्ट्र की बेइज्जती है। अगर महाराष्ट्र के राजनेता इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो वो उन नेताओं पे शर्म आती है कि थाली कैसे कोई छीन लेगा। उस पर तो राजनेताओं को लड़ना चाहिए, उस पर बिल्कुल क्लियर, उस पर लड़ाई होनी चाहिए। हिमाचल एक राज्य नहीं, इस देश के लोगों को भी समझना होगा। हिमाचल में दिसंबर 2022 में जो चुनाव वहां पर हुआ, जो आपने कहा चुनाव, उस चुनाव के दरमियान यहाँ हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क था, उस बल्क ड्रग पार्क को शिफ्ट कर दिया गया। मोदी ने, अब आप और गौर से देखिए तारीख, 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल की अपनी यात्रा के दौरान ऊना जिले में एक ड्रग पार्क की आधारशिला मोदी ने रखी थी। यानी आधारशिला, स्टोन भी, पत्थर भी मोदी ने रखा और फिर पत्थर उठा करके गुजरात लेके चले गए। तो अगर ये आदमी आपके घर आए और थाली दे तो यकीन मत करिए थाली आपकी है। आप थाली को चमकाएंगे, माजेंगे, धुलेंगे, तब तक थाली लेकर के चमकती थाली गुजरात लेके चले जाएंगे हुजूर। ये हिमाचल, महाराष्ट्र सबके साथ। और अगर चुनाव का समय है, मैं तो स्पेशली इसलिए कह रहा हूं, फिर मैं याद दिलाऊंगा, क्लियर कट, कोई भ्रमित नहीं करना है, चुनाव के समय में यह मुद्दा आना चाहिए। जब आज एयरबस का जश्न मनाया जा रहा है, तो ये टाटा एयरबस C295, ये चिप का प्लांट जो फॉक्सकॉन का, इन दोनों का जवाब देना होगा मुझे। ये रोड शो नहीं है आशीष, ये रोड शो नहीं है, ये महाराष्ट्र के लाखों बेरोजगारों की अभिलाषा, अपेक्षाओं की शव यात्रा है। रोड शो नहीं है ये। मोदी जी इसको रोड शो कह रहे हैं, ये महाराष्ट्र के बेरोजगार युवकों की अपेक्षाओं की, आकांक्षाओं की शव यात्रा है। उसके बाद इन गुजरातियों का एक और प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत पे हमला किया, लूट हुई, क्योंकि उस जमाने में जब दूसरे राजाओं पे हमला होते थे, शत्रुओं पे हमला होता था, तो लूटपाट होती थी, लूट के लाते थे, खजाना लूटते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के आजादी के लिए काकोरी कांड क्या है? अंग्रेजों के खजाना लूट लूट के हथियार मुहैया करवाए, जिनको सशस्त्र क्रांति करनी थी, शहीद हो गए हैं लोग। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जब अपने गढ़ किलों के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, तो सूरत तब गुजरातियों का नहीं था, सूरत तब मुगलों का एक ऐसा एटीएम था जहां से पूरा अफ्रीका और यूरोप व्यापार होता था। बड़े बड़े लोगों के वेयर हाउसेस थे। अंग्रेज, पुर्तगाल
डच, इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे, इनका माल पड़ा रहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत पर हमला किया, लेकिन दोनों बार अपने सैनिकों को यह आदेश थे, किसी भी महिला बच्चों के भी हमले नहीं, गरीबों के घर लूटे नहीं जाएंगे। उनके पास पूरी डिटेल लिस्ट थी, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास क्या रखा हुआ है। वो गए, वहां से लूट के लाए। फिर उसके बाद औरंगजेब भयानक परेशान हुआ। शायद ये मुगल साम्राज्य पे पहली बार किसी ने इतनी जरूरत की थी। उनने राजा मिर्जा को भेजा कि जाओ ये इसका बंदोबस्त करके आओ। वो आए बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने उनको जब मैसेज गया कि भाई आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू, हम भी यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। उन्हें कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, कुछ किले आप हमको दे दीजिए। उन्हें कहा ले लीजिए, ये किले ले लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और खासियत थी, वो किलों पे कभी बड़े कंस्ट्रक्शन करके नहीं रखते थे। एक ही किला बहुत बेहतरीन बना था, वो राजगढ़ जो उनकी राजधानी था। बाकी जगह वो डिसमेंटल करके जाते थे, ताकि मुगलों को आने के बाद जिसको भी हाथ में किला लगे उसको पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, और सब कुछ करने के बाद फिर जाके मराठे अपना किला वापस ले लेते थे। मानो ये कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि भैया 1-2 महीने आपके पास रखा है, 2 साल आप इसको कंस्ट्रक्शन करो, ठीक व्यवस्था करो। और जैसी व्यवस्था करते थे वापस ले लेते। तो उन्हें कहा ठीक है दे दे किले। और उनको कहा उन्होंने कि एक देखिए आप मुगलों की आप दरबार चलिए मिलने, आपको बड़ा ओहदा मिलेगा दरबार में, आपको दक्कन के सूबेदार नियुक्त किया जाएगा, बड़ा आपको दिया जाएगा, आप आइए। छत्रपति शिवाजी महाराज गए संभाजी को लेकर। वहां जो इतिहास हुआ, औरंगजेब ने पीछे के लाइन में खड़ा कर दिया, वो जोर से चिल्लाए उनने। उस औरंगजेब के दरबार में शायद इतनी ऊंची आवाज कभी हुई नहीं होगी जब से मुगल साम्राज्य आया। और इतनी ऊंची आवाज में बोलने के बाद उनको अरेस्ट किया गया। उनको एक उसमें रखा, कोठी में रखा, जहाँ नजरबंद था। उसमें से वो निकल के आए। फिर भयानक रूप से औरंगजेब परेशान हुए कि इसको मैं कब्जा करके रखा था, यहाँ से निकल गया, गजब का है ये शिवाय। उसके बाद शिवाजी महाराज ने फिर सूरत पे हमला किया, चल बता तेरी औकात, फिर लिया। तो वो सूरत का हमला, ये मुगलों के जो वारिस है, इनके दिल में आज भी वो चुभता है, इसलिए वो महाराष्ट्र पे डकैती कर रहे हैं। ये जो महाराष्ट्र को लूटने का जो अभियान चल रहा है, ये उस मुगलों का बदला लेने का है। और हिंदुत्व की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए डकैती करने के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे। डकैती नहीं तो क्या है ये, अरमानों पे डकैती है, महाराष्ट्र के प्रगति पे डकैती है, सैकड़ों बेरोजगार यूथों के भविष्य के पे डकैती है। और इसको आपने पॉलिटिकली कैश किया। वहां पे चुनाव में बातें हुई, बोर्ड लगे, पोस्टर्स लगे। सबसे बड़ा कि मुद्दा बनाया था भाऊ। मोदी जी मोदी जी गुजरात के लिए क्या क्या करके लाए, देखिए इतने बड़े प्रोजेक्ट लाए। हाँ, हिमाचल से छीन लाए, महाराष्ट्र से छीन। इसलिए ये जो रोड शो है, यदि महाराष्ट्र की जनता ने इस रोड शो को सही मायने में अपनाया, तो ये रोड शो भी आने वाले चुनाव में नतीजों पे इम्पैक्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और महाराष्ट्र का विपक्ष अभी बोलेगा, बोलना चाहिए, उनको जन जागरण करना चाहिए। जो लोग महाराष्ट्र में किसी राजनीति में दखल नहीं देना चाहते, हम महाराष्ट्र की राजनीति पे बोलते, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी जाएगी। क्योंकि एक ऑटो रिक्शा आएगी तो दूसरी ऑटो रिक्शा जाएगी, तो एक ऑटो रिक्शा आएगी, वो नहीं। लेकिन मैं एक महाराष्ट्र का हित, वहां की सिविल सोसाइटी ने ये मामला उठाना चाहिए। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जन जागरण कर रहे हैं, श्याम मानव जैसी व्यक्ति है, जिनको पूरा भारत देश जिसके सामने नतमस्तक होता है, वो लगातार अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ अपनी जान हथेली पे लेकर पूरा जन जागरण करते हैं। देवेंद्र फडणवीस के कॉन्स्टिट्यूंसी में
उनकी 2 बार सभाएं निरस्त हुई। उन्हें परमिशन नहीं दी जा रही सभा लेने की, जन जागरण करने की। उन्हें एक बार उनकी सभा हुई तो बीजेपी के गुंडों ने वहां हुड़दंग मचाया। उसके बाद भी बिना डरे उन्होंने वो सभा की। अब उसके बाद तो उनको सभा लेने की परमिशन रद्द की जा रही। किस बात का डर है आपको? देवेंद्र फडणवीस को सवाल है मेरा, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में श्याम मानव आएंगे तो आपको क्या डर है? किस बात का डर है? यदि बोलने के पे पाबंदी लगती है, यदि अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगती है, तो फिर महाराष्ट्र में लोकतंत्र है या तानाशाही? और अब ये सरकार चुनाव के दौरान ऐसी कर रही है, तो चुन के आने के बाद क्या करेगी महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र की जनता को तय करना। ये बड़ा गजब आज जो है इस रोड शो ने कई बातों को जिंदा किया है जो महाराष्ट्र के मतदाताओं को सोचना होगा। एक तो क्या मुगलों का भी नहीं मैं कहूंगा, क्या औरंगजेब का बदला ले रहे हैं मोदी जी? और दूसरी बात, महाराष्ट्र के हितों को ताक पे रखकर गुजरात लॉबी के सामने दुम हिलाने वाले क्या मुगल काल के तरह सूबेदार हैं? मात्र दिल्ली दरबार का हुक्म ही बजाएंगे, जैसे उस दौर में सूबेदार बना दिए जाते थे कि आओ आगरा के किले में सूबेदार बना देंगे दक्कन के। तो क्या सिर्फ सूबेदार बन गए हैं? जिन्हें महाराष्ट्र के हितों का पहरेदार बनना चाहिए था, वो दिल्ली के सूबेदार मात्र बन गए हैं। इसका भी जवाब हरियाणा के मतदाताओं को मांगना होगा इस चुनाव में। और अरमानों की डकैती, इसका तो हिसाब भी इस चुनाव में बटन दबाते वक्त करना ही होगा। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में हमारे साथ भाऊ होंगे। नमस्कार।